नमस्कार दोस्तों, आजादी के बाद यह पहली बार है कि भारत में इतने बड़े लेवल पर नियम कानूनों में बदलाव किया गया है। वो नियम कानून जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, जिनको अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से चले आ रहे थे या कॉलोनियल एरा के टाइम से चले आ रहे थे, उनको अब बदल दिया गया है। उन नियम कानूनों की जगह अब नए नियम कानून बना दिए गए हैं। भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को अप्लाई कर दिया गया है और ये सारे के सारे हमारी पुलिस प्रणाली से और न्याय प्रणाली से संबंधित है। पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम से संबंधित है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि कुछ संशोधन कर दिया गया है, कुछ में तो अपडेट किया गया है, कुछ को चेंज कर दिया गया है और कुछ नियम कानूनों की जगह नए नियम कानून आ गए हैं। और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा आसान भाषा के अंदर। क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है या नहीं बना सकता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है? यदि किसी बच्ची का गैंग रेप होता है तो गैंग रेप करने वाले व्यक्तियों को सजा का प्रावधान किया गया या नहीं किया गया है? क्या इनको डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड मिलेगा आज के बाद? अगर देह व्यापार करता है, जिसको आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, शरीर को खरीदना और बेचने का काम करता है, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान कर दिया गया है? अगर हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर को सजा का प्रावधान है या नहीं? हिट एंड रन के केस में क्या प्रावधान कर दिए गए हैं, क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये जो नियम कानून है ये 2023 में बना दिए गए हैं। 21 दिसंबर 2023 को हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने इन 3 आपराधिक कानूनों को पास कर दिया था और 25 दिसंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। तो 21 दिसंबर 2023 को हमारे संसद के दोनों सदनों में पारित हो गए थे। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको मंजूरी दे दी थी और ये कहा गया था कि आने वाला जो 2024 है, 1 जुलाई 2024 से हम इनको लागू कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो अभी 2 दिन पहले इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब इसकी जगह नया कानून बन गया है भारतीय न्याय संहिता। इसको हिंदी और अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, इसको हम भारतीय न्याय संहिता ही लिखेंगे। भारतीय न्याय संहिता ने 2023 वाले कानून ने इसकी जगह ले ली है। इंडियन पीनल कोड आप सब लोग जानते हैं 1800 अंग्रेजों के टाइम पे बना था ये कानून और ये हमारी पुलिस सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, पुलिस प्रणाली के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें अपराध की कैटेगरी डिसाइड की जाती है कि किस प्रकार का अपराध था, किस प्रकार का ऑफेंस था, इसको किस धारा में डाला जाए, किस कैटेगरी में डाला जाए। तो एक तरीके से इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का यूज किया जाता था अपराध को परिभाषित करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को जानने के लिए, किस प्रकार का अपराध है और इसमें किस प्रकार की धारा में इसको रखना चाहिए। और पूरे के पूरे देश में एक ही प्रकार के नियम कानून बने, ये अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। और अब इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की जगह 2023 वाले भारतीय न्याय संहिता ने इसकी जगह ले ली है। पहले इंडियन पीनल कोड के अंदर 511 धाराएं हुआ करती थी। धारा का मतलब सेक्शंस, और 23 चैप्टर हुआ करते थे। तो पहले वाला जो इंडियन पीनल कोड था उसमें 511 सेक्शंस या धाराएं हुआ करती थी और 23 चैप्टर हुआ करते थे, 23 अध्याय हुआ करते थे। अब क्या चेंज कर दिया गया है? बीएनएस कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है, 22 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 175 में बदलाव किया गया है, 175 से ज्यादा प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है। 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और अब इसमें टोटल धाराएं हो गई है 356। पहले धाराएं या सेक्शन हुआ करते थे 511, अब ये धाराएं हो गई है 356। अब वाले में 356 सेक्शंस बना दिए गए हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलो या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलो, इसकी जगह ले लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने इसकी जगह ले ली है। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, यह पहली बार तो 1898 में बना था।
1898 में इसको बनाया गया था और इसमें एक बार तो बीच में चेंज कर दिया गया है 1973 में। जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हम ये क्या पढ़ते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। शुरुआत में इसको 1898 में बनाया गया था, एक बार इसमें चेंज या अपडेट हमें देखने को मिला है 1973 में, और फिर इसकी जगह 2023 वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। इसका क्या काम है, ये हमारी न्यायपालिका यूज करती है, जुडिशरी यूज करती है अपराध की जांच करना और संदिग्धों के प्रति कैसा बर्ताव किया जाए। जो संदिग्ध है, अपराध से संबंधित जो भी लोग हैं उस कैटेगरी में आ रहे हैं, पुलिस ने जिनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, तो उनकी जांच करना, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना और संदिग्धों के प्रति कैसा बर्ताव किया जाए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपराधी दोषी है या नहीं है, इस बात की जांच करना है। पहले इसमें 484 धाराएं या सेक्शन हुआ करते थे और 37 चैप्टर हुआ करते थे। 484 धाराएं और 37 चैप्टर हुआ करते थे। अब ये जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को हटा दिया गया है, 9 प्रोविजंस को बिल्कुल हटा दिया गया है, 160 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नए प्रावधान जोड़े हैं। तो अब इसमें टोटल धाराएं हो गई 533, टोटल सेक्शंस अब इसमें हो गए हैं, किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533। इसके अंदर सेक्शंस या धाराएं बढ़ी है और इंडियन पीनल कोड में सेक्शंस या धाराएं घटी है। और तीसरा, जिसको आप इंडियन एविडेंस कोड कहा करते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब ले ली है भारतीय साक्ष्य संहिता ने, 2023 वाले ने। इंडियन एविडेंस कोड बना था 1872 में। ये सारे के सारे नियम कानून अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, 100-150 साल पुराने नियम कानून है, उनको हम अब भी यूज कर रहे थे। तो ये जो 1872 में इंडियन एविडेंस कोड अंग्रेजों के टाइम पे बना था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी जगह ले लिए भारतीय साक्ष्य संहिता ने। और इसके अंदर है कि जो भी आपके नागरिक कानून है या आपराधिक कानून है, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज होते हैं, उसके अंदर साक्ष्य या एविडेंस कैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, किस प्रकार का वो अपराध है, अपराध से संबंधित साक्ष्य या एविडेंस इकट्ठा करने की अलग अलग प्रक्रिया है। इसका दोनों ही यूज करते हैं, पुलिस सिस्टम भी यूज करता है और हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका भी इसका यूज करती है। अब ये जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, इसमें क्या बदलाव कर दिया गया, देखो ये जो पुराने वाला इंडियन एविडेंस कोड था, इसमें 167 सेक्शंस या धाराएं हुआ करती थी। अब क्या बदलाव कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, 23 प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है और एक नया प्रावधान प्रोविजन जोड़ दिया गया है। तो अब इसमें टोटल धाराएं सेक्शन हो गए हैं, 170 टोटल धाराएं या सेक्शन इसमें हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या मेजर बदलाव या क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिला है। अब ये जो पुराने वाले इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता 1898 या 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये आपकी पॉलिटी के अंदर यूपीएससी के अगर आप बच्चे हैं या आप किसी अन्य अदर एग्जाम की भी तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में या थ्योरी के पेपर में आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। बहुत ज्यादा चेंजेज हो गया है और धाराओं में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। धारा में बहुत बड़ा बदलाव कैसे, पहले मर्डर में आईपीसी की धारा 302 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 101 लगेगी। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता। पहले धोखाधड़ी में 420 का धारा लगती थी, अब 318 लगेगी। रेप के अंदर 375 धारा आईपीसी की लगती थी, अब बीएनएस की धारा 63 लगेगी। गैंग रेप के अंदर पहले आईपीसी की धारा 376 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 70 लगेगी। गैर कानूनी सभा में यह प्रावधान, दंगे पहले जब होते थे दंगे फसाद तो आईपीसी की धारा 146 में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, अब बीएनएस की धारा 191 में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। दहेज हत्या 304 बी में था, अब 80 में कर दिया गया है। हत्या का प्रयास, मानहानि, किडनैपिंग, हमला करना, किसी का पीछा करना गलत तरीके से, तो पहले ये आईपीसी की धाराएं हुआ करती थी, अब इनकी जगह बीएनएस की नई धाराओं में इनको ऐड कर दिया है, कुछ अपडेट के साथ, कुछ चेंज के साथ। क्या क्या मेजर अपडेट या क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, अब इसको हम समझ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता में क्या नया जुड़ा है, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध माना जाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी पत्नी बनने वाली हुई, तो यौन संबंध बना लेते हैं। तो शादी का झांसा देकर आप उससे भविष्य में शादी करने वाले ऐसा कहकर उसके साथ यौन संबंध बनाना, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना एक अपराध माना जाएगा, एक अपराध होगा। उसमें वो बच्ची फंस के रह जाती है, बाद में शादी करता नहीं है और उसके साथ सेक्सुअल
हरासमेंट या उसके साथ यौन शोषण हो जाता है तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध माना जाएगा, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बना दिया गया है। देश में मॉब लिंचिंग काफी देखने को मिलती है। कई बार पूरी के पूरा ग्रुप या बहुत ज्यादा भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है, उसको हम मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है और भीड़ किसी व्यक्ति का मर्डर कर देती है, मार देती है, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। उसके लिए प्रावधान कर दिया गया, नियम थोड़े सख्त कर दिए गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जानबूझकर अपराध करना, जैसे डकैती करना, चोरी करना, किसी के ऊपर कब्जा करना, तस्करी करना, साइबर क्राइम करना। जानबूझ के जब 5-6 लोगों का ग्रुप एक क्राइम करता है, एक अपराध करता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जानबूझकर अपराध करना। तो इसके लिए भी अलग से कानून बना दिए गए हैं। आतंकवाद को क्रिमिनल कानून में शामिल कर लिया गया है। पहले आतंकवाद या जो आपका टेररिज्म था एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता था, अब इसको क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट को, कई बार हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट पुलिस वगैरह अपनी ड्यूटी करती है तो वहां पर व्यक्ति क्या करता है कि आत्महत्या कर लूंगा, केरोसिन पटक लूंगा सर पे, जड़ जाऊंगा, मर्डर कर लूंगा, खुद की आत्महत्या कर लूंगा, या तो मेरी बात मान लो। अब ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो इसको अपराध माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियली ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना। कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए यदि आप सुसाइड का प्रयास करते हैं, ऐसी धमकी देते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मर्डर कर लूंगा, केरोसिन पटक के सींक लगा लूंगा, आग लगा लूंगा, तो उसको आप उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो, ये एक अपराध माना जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, धमकी दे रहा है सुसाइड करने की, उस पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को रोकने के लिए यह भी एक अपराध माना जाएगा। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह और भूख हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है। होता क्या है, जब आंदोलन होता है तो सबसे पहले यही आदमी बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, या मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो इसको रोकने के लिए किया गया कि आप पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी या इस प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता से क्या हटा है? एक बात साफ साफ सुनो, साफ साफ शब्दों में, किसी महिला की इजाजत के बगैर या उसकी मंजूरी के बगैर उसके साथ यौन संबंध बनाना एक अपराध है। वापस से सुनो, किसी भी महिला की मंजूरी के खिलाफ या उसकी सहमति के खिलाफ उसके साथ यदि आप यौन संबंध बनाते हैं तो एक अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस है। कि भाई महिला ऐसा नहीं करना चाहती है तो उसके साथ यदि आप जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं उसकी अनुमति के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, तो एक अपराध है, एक ऑफेंस है। लेकिन यदि वो आपकी पत्नी है, वो आपकी वाइफ है, तो आप उसके साथ यौन संबंध बना सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है। मतलब यदि वो आपकी पत्नी है या पति है और वो अगर जबरदस्ती आपके साथ यौन संबंध बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था कि आए दिन बहुत सारी याचिकाएं दर्ज हो जाती थी, पत्नी बहुत सारी आके शिकायत करती थी कि मैं यौन संबंध नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरे पति ने मेरे साथ में जबरदस्ती की है, जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का प्रयास किया है, तो ये अपराध माना जाता था। अब ये अपराध नहीं है, चूंकि वो आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, का अधिकार है, आप जबरदस्ती यौन संबंध बना सकते हैं। तो अप्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है। आपका पति या आपकी पत्नी है, चाहे उसकी इजाजत हो या ना हो, आप उसके साथ यौन संबंध बना सकते हैं। अब यह अपराध नहीं माना जाएगा, गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। दूसरा, एडल्ट्री या जिसको आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, किसी दूसरे के पति या पत्नी के साथ यदि आप संबंध बनाना चाहते हैं और उसमें उसकी इजाजत है, तो यह भी अब अपराध नहीं है। हाँ, उसकी इजाजत नहीं है, जबरदस्ती आप उसके साथ यौन संबंध बना रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो यह तो सिंपल भाषा में अपराध है। लेकिन वो सामने वाला चाहता है ऐसा आपके साथ रिलेशन बनाना, तो किसी दूसरे की पत्नी या किसी दूसरे के पति के साथ यदि आप संबंध बनाना चाहते हैं, उसमें उसकी इजाजत है, तो यह भी अब अपराध नहीं माना जाएगा। एडल्ट्री को क्रिमिनल कानून से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है। तो यदि वो आपकी पत्नी है, यदि वो आपकी वाइफ है, तो उसके साथ आप जबरदस्ती यौन संबंध बना सकते हैं, यह अपराध नहीं माना जाएगा। यदि किसी दूसरे की पत्नी है या दूसरे का पति है, उसके साथ आप यौन संबंध बनाना चाहते हैं, उसमें उसकी भी इजाजत है, तो यह भी अपराध नहीं माना जाएगा। यदि उसकी इजाजत नहीं है तो फिर अपराध मान लिया जाएगा। उसके अलावा बच्चों से जुड़े अधिकतर अपराधों में लैंगिक असमानता को हटा दिया गया है। लड़के और लड़की में पहले भेदभाव किया जाता था, बहुत ज्यादा अंतर किया जाता था। लड़कियों के लिए अलग कानून था, लड़कों के लिए अलग कानून था। तो ये जो लैंगिक असमानता थी उसको भी कम कर दिया गया है, कुछ चीजों को इक्वल कर दिया गया है। ठगी का मामला, हम सब लोग जानते हैं कि ठगी अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो चुकी है। आईपीसी की धारा 310 में पहले
ठगी आती थी और ठगी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसको किसी दूसरी धारा में दर्ज कर दिया गया। ठगी का मतलब क्या होता है कि किसी को बेला फुसलाकर या किसी को बेवकूफ बनाकर उसकी चीजों को ठग लेना, उसकी संपत्ति को ठग लेना अभी भी क्राइम है, लेकिन अब इसको 310 से हटा दिया गया है और किसी दूसरी धारा में इसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। शादी का झांसा देकर यौन संबंध या शोषण करना अपराध माना जाएगा। आप किसी को, अब देखो यहां पर थोड़ी डिटेल में बताया गया है, यदि किसी को आप शादी का झांसा देते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हम दोनों भविष्य में हस्बैंड वाइफ होंगे, तो हम यौन संबंध बना लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं। तो धारा 69 के अनुसार किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर, भले ही वो रेप नहीं है, भले आपने रेप नहीं किया, लेकिन रेप के अलावा भी बहुत प्रकार के यौन संबंध होते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं शादी का झांसा देकर या प्रमोशन का लालच देकर, कई बार जो बड़े बड़े जो अफसर होते हैं उनकी सेक्रेटरी होती है और सेक्रेटरी के साथ उनके रिलेशन बन जाते हैं, यौन संबंध बना लेते हैं। क्या झांसा देते हैं, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, यौन संबंध बना लेते हैं, तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो 69 के मुताबिक किसी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी का प्रमोशन देकर, लालच देकर यौन संबंध बनाने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है, पुलिस बिना वारंट जारी किए आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो किसी की महिला को शादी का झांसा देकर या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाना एक अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें आपको 10 साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी में इससे निपटने के लिए कोई भी स्पष्ट कानून नहीं था। ये जो पहले वाला इंडियन पीनल कोड था, भारतीय दंड संहिता 1860 वाला, उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था और आईपीसी की धारा 493 और धारा 90 की मदद से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट या तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, उसके आधार पर सही तरीके से जस्टिस नहीं होता था, सही तरीके से न्याय नहीं हो पाता था। तो पहले इस मामले में जस्टिस नहीं होता था, पहले भी क्रिमिनल ऑफेंस तो था लेकिन जस्टिस नहीं हो पाता था। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट बोल के इसको टाल दिया जाता था या जस्टिस नहीं मिल पाता था। अब अच्छा खासा जस्टिस मिलने लगेगा। इसके अलावा नाबालिग से गैंगरेप में फांसी की सजा का प्रावधान है। नाबालिग का मतलब यहां पर क्या है, 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का गैंग रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, तो इसको एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाएगा और इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, नाबालिग के साथ गैंगरेप या गैंगरेप की कोशिश करने पर भारतीय न्याय संहिता में 70(2) के तहत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को 4 या 5 या 10 जितने भी लोगों ने गैंगरेप किया है, सामूहिक बलात्कार किया है, अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची का किया है, नाबालिग बच्ची का किया है, तो उसको सभी लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरा, वहीं धारा 70(1) के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में उम्र कैद या 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है, मतलब वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, उसका गैंगरेप होता है, तो उसमें 20 साल तक की सजा या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो यहां पर 18 साल की एज को फिक्स कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र की बालिका का यानी नाबालिग बच्ची का रेप होता है, गैंगरेप होता है, तो सभी को फांसी का प्रावधान तक सजा मिल सकती है। और 18 साल से ज्यादा उम्र की बच्ची का गैंगरेप होता है, मतलब वो थोड़ी वयस्क हो चुकी है, तो वहां पर आपको उम्र कैद या 20 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले ये उम्र 12 साल हुआ करती थी, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 12 वर्ष, पहले उम्र 12 वर्ष हुआ करती थी। 12 साल से कम उम्र तक की नाबालिग से गैंगरेप करने पर फांसी और 12 साल से ऊपर की युवती से गैंगरेप पर अधिकतम उम्र कैद की सजा। पहले एक क्राइटेरिया 12 साल रख दिया गया था कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का गैंगरेप होता है तो फांसी दी जाएगी। 12 साल से ज्यादा कितनी भी उम्र हो, उसका यदि गैंगरेप होता है तो उसको फिर फांसी नहीं दी जाती थी, उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब 12 से हटाकर 18 कर दिया है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, मतलब नाबालिग है, तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, गैंगरेप करते हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र है तो आपको उम्र कैद या आपको इसके लिए 20 साल से सजा हो सकती है। इसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब अपराध नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब मैं अभी आपको बता रहा था, किसी दूसरे की पति या पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। भारतीय न्याय संहिता में एडल्ट्री को हटा दिया गया है। एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई अपराध नहीं है। यदि सामने वाला चाहता है, उसकी इजाजत है, तो आप उसके साथ यौन संबंध बना सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे की पत्नी हो या पति हो। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब अपराध नहीं है। 2018 में एक केस आया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें फैसला सुना दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाने पर इरादे से ले जाना अपराध माना जाएगा। कहने का मतलब यह कि यदि उसकी इजाजत है, किसी दूसरे की पति या पत्नी है, उसकी इजाजत है, उसके साथ आप यौन संबंध बना सकते हैं, ये लीगल है, आप बना सकते हैं, उसकी इजाजत है। लेकिन उसको बहला फुसला कर जबरदस्ती यदि यौन संबंध बनाते हैं तो ये फिर एक अपराध माना जाएगा, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये भी कर दिया गया है। उसकी इजाजत है तो ठीक, आप बना लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसकी इजाजत नहीं है, जबरदस्ती आप किसी दूसरे की पति या पत्नी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, बहला फुसला कर, इसको डराकर धमकाकर, तो ये अपराध माना जाएगा। नॉर्मल एक्स्ट्रा अफेयर इसको अपराध नहीं माना गया है। नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप होगा। नाबालिग बच्ची मतलब यदि आपकी पत्नी की उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो ये रेप माना जाएगा। वो वयस्क नहीं है, एडल्ट नहीं है, अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में रेप को परिभाषित किया गया है। इसके कंसेप्शन 2 में कहा गया कि कोई व्यक्ति पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। अपनी पत्नी के साथ यदि कोई यौन संबंध बनाता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। अभी मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो 18 साल से ज्यादा की उम्र की होनी चाहिए, उसकी उम्र वयस्क होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो अगर उसके साथ आप जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं तब ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तब ये अपराध माना जाएगा। यानी नाबालिग पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाना रेप के दायरे में आ जाएगा। और आईपीसी की धारा 375 में यह उम्र पहले 15 साल हुआ करती थी। पहले ये उम्र कितनी थी? 15 साल हुआ करती थी। 15 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ यदि आप जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं तो अपराध था। 15 साल से ज्यादा उम्र की यदि अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बना लेते तो यह अपराध नहीं माना जाता था। अब इसको 18 साल कर दिया गया है। 18 साल से कम मतलब नाबालिग पत्नी है, 18 साल से ज्यादा मतलब बालिग पत्नी है, उसके साथ जबरदस्ती आप यौन संबंध बना सकते हैं। 18 साल से कम उम्र है तो जबरदस्ती यौन संबंध नहीं बना सकते हो। देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वहां पर शादी की उम्र 18 साल से कम है। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, शादी की उम्र हर एक धर्म में 18 साल कर देनी चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ी गड़बड़ है। बाकी अन्य समुदाय में या देश का लॉ तो यह कहता है कि 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची है तो उसको नाबालिग माना जाएगा। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, उससे शादी हो जाती है तो उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगला कानून क्या है? बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सजा, यदि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यदि वो नाबालिग है, नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग करते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची की किडनैपिंग करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। आईपीसी में इस अपराध को लिए लड़कों की उम्र, अच्छा पहले क्या था? पहले लड़कों के लिए उम्र 16 साल थी और लड़कियों के लिए 18 साल हुआ करती थी। पहले लड़कों की उम्र 16 साल, लड़कियों की उम्र 18 साल हुआ करती थी कि यदि लड़के की उम्र 16 साल से ज़्यादा है, लड़के की उम्र 16 साल से ज़्यादा है मतलब वो बालिग है, उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा किडनैपिंग के केस में, अपहरण के मामले में। और लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा किडनैपिंग या अपहरण के केस में। अब इनको हटाकर दोनों को 18 कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र का लड़का हो चाहे लड़की हो, इसकी किडनैपिंग होती है, अपहरण होता है तो फिर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों की खरीद फरोख्त पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यदि आप बच्चों को खरीदते हैं या बेचते हैं, किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए, जिसको आप लोग प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, देह व्यापार के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यदि आप बच्चे या बच्ची की खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। पहले यह सजा 10 साल हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है? यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में रखें सावधानी। यौन अपराध,
अदालत में कोई मामला चल रहा है यौन अपराध से संबंधित, तो अदालत की परमिशन के बगैर आप इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, पब्लिक नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 72 के अनुसार अदालत की परमिशन के बगैर यौन अपराध से जुड़े कोर्ट की कार्रवाई को पब्लिक करना अपराध है। अदालत की परमिशन ले लो, अदालत ये कहता है कि आप इस मामले को सार्वजनिक कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। अदालत की परमिशन नहीं है, अदालत की परमिशन के बगैर यदि आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं कोई मीडिया या अखबार के माध्यम से, तो ये फिर अपराध माना जाएगा। बलात्कार, पति पत्नी का मामला, बलात्कार का मामला हो, चाहे पति पत्नी का मामला हो, चाहे यौन संबंध का मामला हो, और ऐसे मामलों की जो कार्रवाई होती है उसको सार्वजनिक करना नॉर्मली तो अपराध नहीं है। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देकर संबंधित मामलों को कोर्ट की परमिशन की कार्रवाई को पब्लिक करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। तो नॉर्मली तो आप पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई संगीन अपराध है, कोई नाबालिग बच्ची वगैरह का मामला चल रहा है, कोई पारिवारिक मामला चल रहा है पति पत्नी का, तो अदालत की परमिशन के बगैर आप इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में और लापरवाही से मौत पर डॉक्टरों को रियायत। यदि हॉस्पिटल की लापरवाही से, मेडिकल की लापरवाही से, हॉस्पिटल की लापरवाही से, ये कौन सा धारा कहती है, धारा 106A ये कहता है कि यदि मेडिकल लापरवाही की वजह से, हॉस्पिटल की लापरवाही से किसी की डेथ हो जाती है मरीज की, तो स्टाफ को 5 साल की सजा और डॉक्टर को 2 साल की सजा का प्रावधान है। स्टाफ, संबंधित स्टाफ जो है, कंपाउंडर वगैरह, नर्सेज वगैरह और जो स्टाफ है, इसको तो 5 साल की सजा, और डॉक्टर भाई साहब को 2 साल की सजा। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो नहीं चाहेगा कि किसी की डेथ हो, लेकिन अगर वो जानबूझकर लापरवाही करता है तो उसको भी स्टाफ में रखना चाहिए था ना। उसको 2 साल के लिए अलग सजा का क्यों प्रावधान किया है? आपने यहां पर तो लिख दिया दोषी स्टाफ को 5 साल तक की सजा होगी, लेकिन इसी अपराध में डॉक्टर को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। डॉक्टर कौन है? वो भी तो स्टाफ का एक पार्ट ही है, वो भी तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही है, तो इसको भी आपको 5 साल की सजा करनी चाहिए थी। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैच नहीं हुआ, ये मेरी रिदम के अलग है, इसको आपको 5 साल ही करना चाहिए था। पहले क्या होता था, मेडिकल लापरवाही में डॉक्टर को 2 साल की सजा। देखो, पहले आईपीसी की धारा 304A के मुताबिक मेडिकल लापरवाही से हुई मौत के लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। डॉक्टर के लिए अलग से सजा नहीं होती थी। यदि मेडिकल लापरवाही की वजह से, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से किसी की मौत होती है तो 2 साल की सजा का और जुर्माने का प्रावधान था, और डॉक्टर के लिए अलग से कोई सजा ही नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर यहां पर बच निकलता था। लेकिन अब कम से कम ये तो कर दिया कि भाई स्टाफ को 5 साल की सजा और उस संबंधित डॉक्टर को 2 वर्ष की सजा दी जाए। मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर को भी 5 साल की सजा देनी चाहिए थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। हिट एंड रन केस के लिए अलग से कानून। हिट एंड रन केस का मतलब क्या होता है? यदि ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो घटना के तुरंत बाद दोषी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बगैर भाग जाता था, इसे हिट एंड रन केस कहते थे। ट्रक वाला है, बस वाला है, 4 व्हीलर वाला है, उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, किसी को उड़ा दिया, ना ही पुलिस को बताया, ना ही संबंधित मजिस्ट्रेट को बताया है, तो इसी को हम हिट एंड रन का केस कहते थे। हिट का मतलब टक्कर मारी, रन का मतलब भाग गया। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के मुताबिक ऐसे मामले में 10 साल की सजा, 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। यदि अब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाता है और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चक्कर में किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर वह पुलिस को सूचित नहीं करता है, मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, टक्कर मार के भाग जाता है, तो उसको 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना लगा दिया गया है। और इसके लिए प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। इस कानून के कारण देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने जनवरी 2024 में देशव्यापी हड़ताल की थी। हड़ताल देखने को मिली थी। जो ट्रक वाले थे, ट्रक वालों ने क्या बोला? ट्रक वालों ने कहा कि भाई अगर लापरवाही से अगर डेथ हो भी जाती है, वैसे तो हम नहीं चाहते किसी की डेथ करना, लेकिन कई बार हो जाता है, पवा हम चढ़ा लेते हैं, लापरवाही से डेथ हो जाती है, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पुलिस के पास जाएं, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, या हो सकता है कई बार हमारे आगे कोई जबरदस्ती आके पड़ जाता है, हम ट्रक या बस चला रहे हैं और सामने से आके कोई भिड़ जाए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो चाहे हमारी गलती हो या ना हो, यदि हमारी गलती है तो भी ठीक है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को हम बता देंगे। ये तो बात मान ली गई है कि हमारी गलती है तो हम पुलिस या मजिस्ट्रेट को बता देंगे, हमारी गलती नहीं है तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को हम नहीं बताएंगे। और दूसरी बात, ज्यादा प्रोटेस्ट इस बात पर था कि 10 साल की सजा बहुत ज्यादा होती है, 7 लाख का जुर्माना बहुत ज्यादा होता है। एक मिडिल क्लास का आदमी, एक मजदूर वर्ग जो ट्रक बस वगैरह चलाते हैं, अगर इसकी
साधन के आगे मान लो वो तो नहीं चाहता, लेकिन अचानक कोई आके गिर गया, उस मामले में फिर 10 साल तक की सजा बहुत ज्यादा और 7 लाख तक का जुर्माना बहुत ज्यादा, लेकिन ये करना जरूरी है। क्यों? होता क्या है, चाहे लापरवाही की हो चाहे लापरवाही ना की हो, किसी की डेथ हुई है, किसी की मृत्यु हुई है, वो आपके परिवार का भी सदस्य हो सकता है, किसी दूसरे परिवार का सदस्य है, तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो। यदि आपने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस या मजिस्ट्रेट को तो आप इससे बच जाओगे, ये तो भी तो ध्यान दो। यदि आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको ये सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे अपडेट या चेंज देखने को मिले हैं, तो ये आने वाली एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरा, अब यहां पर थोड़ी दिक्कत होगी याद करने के लिए, जो हमारी पुलिस सिस्टम है, क्योंकि पुलिस को पुरानी वाली धाराएं सबको याद है, नई वाली धाराएं याद करने में इनको बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगा। जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा न्याय सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इसको भी पहले पुरानी वाली धाराएं याद हुआ करती थी, इसको भी नई धाराएं याद करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। और जो स्पेशली लॉ के स्टूडेंट है, जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, लॉ के स्टूडेंट है, उनको पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो पुलिस को भी दिक्कत आने वाली है, हमारी न्यायपालिका को भी दिक्कत आने वाली है, संबंधित स्टूडेंट को भी दिक्कत आने वाली है, उनको अब नए सिरे से इनको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी किया गया है, स्पीडी ट्रायल मिलेगा, इससे जस्टिस मिलेगा और विक्टिम्स को यहां से थोड़ी सहायता मिलने की कोशिश की है सरकार ने। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।